हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेस के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और पॉलिटी में अपना चल रहा था भाग 5 में चल रहा था संसद भवन के बारे में चर्चा चल रही थी। तो जो किसके बारे में, तो संसद के बारे में। सबसे पहले दीदी सीधा पूछ ले कि संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में है, कि संसद के गठन से संबंधित चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है भाई, किस अनुच्छेद में है, तो 79। ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका, फ्रेंच भाषा का शब्द। ठीक है, संसद की जननी किसको कहते हैं, संसद की जननी कहते हैं यूके को। संसद की जननी किसे कहते हैं, यूके यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो सबसे पहले किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 फ्रेंच भाषा का शब्द है, जननी हो गया यूके। इसका वास्तुकार कौन था, वास्तुकार की चर्चा कर लेते हैं। एडविन लुटियंस, ये चर्चा कर ली थी इतने तो हमने कल। संसद के कितने अंग है, तो 3 अंग। कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। सदन कितने थे, तो 2 सदन। कौन कौन से, तो लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहां तक हमने चर्चा कर ली थी, नहीं करी थी, कि किस अनुच्छेद में, तो 79 में। ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसकी संसद की जननी कौन है, यूके। इसका वास्तुकार कौन है, एडविन लुटियंस। और 3 अंग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हो गया, और 2 सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। तो भाई इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, वास्तुकार के बारे में, तो ये 1927 में जब अंग्रेजों का राज था, तो इसका निर्माण कार्य 1927 से शुरू, निर्माण कार्य शुरू को हुआ, कब हुआ, 1927 ईस्वी से। कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कार्य शुरू कब से हुआ, तो 1927 ईस्वी से। ठीक है, एक हमने कल यहां पे चर्चा की थी कि भाई ये देखो, एक तो ये कर दो। ठीक है, ये हो गया अपना लोकसभा, ये राज्यसभा। ये बीच में मैंने कल बताया था आपको, ये क्या होता है, सेंट्रल है हॉल। सेंट्रल हॉल ही तो बताया था, अतिथि भवन। जो भी बाहर से आते हैं, जो भी विदेशी अतिथि आते हैं, उनको कहां पर रोका जाता है, इसे सेंट्रल हॉल में। अपने जो संविधान निर्माण की जो बैठकें होती थी नहीं, वो भी यहीं पर होती थी, सेंट्रल हॉल में। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कौन सा है, सेंट्रल हॉल। एक मैंने बताया था इधर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी की हमने बात नहीं करनी, अभी सेंट्रल हॉल की बात कर रहे हैं। तो अब बताओ, विदेशी अतिथि अपना भाषण वगैरह बैठ के आते हैं, तो कहां पर होते हैं, सेंट्रल हॉल में। अब हुआ क्या, देखो सपोज दैट, एक मन में कंफ्यूजन आता है, भाई ये कोई विदेशी आ रहा है, भाई सपोज दैट कोई ब्रिटेन का आ रहा है, या यूएसए का आ रहा है, या जापान का आ रहा है। तो वहां की क्या हो, टेक्नोलॉजी कंपनी हो, तो वो उनसे, जैसे विदेशी आया, वहां का विदेश मंत्री आया भारत में, तो वो विदेश मंत्री से कह दिया कि भाई आपके देश की ये कंपनी है, या भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, हम लेते हैं एस जयशंकर है, वो जाते हैं विदेश में, जाते हैं जापान में जाते हैं, या अमेरिका में जाते हैं। तो वहां पे क्या है, तो है कि आईफोन की कंपनी से मिलते हैं, किसकी, आईफोन कंपनी के सीईओ से मिलते हैं। और आईफोन क्या होता है, अदर देशों में कितना आ रहा है, 80,000 में, इसकी कॉस्ट क्या है, 80,000। जबकि भारत में कितने का मिल रहा है, भारत में मिल रहा है लगभग 1,20,000 से ज्यादा, ऊपर 1,20,000। कारण क्या है, 30% तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, और जीएसटी वगैरह वो तो अलग ही है। तो ये 30% है, ये अलग लगता है। तो इस कारण क्या हो गया, जैसे जयशंकर वहां पर गए और उस कंपनी से मिले, तो कहा कि भाई आप हमारे भारत में क्या करो, यहीं पर है
कंपनी अपनी या कंपनी खोल लो और उससे क्या होगा कि आपको भी तो ये 30% एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी और भारत में भी भाई भारत के लोगों को तो वैसे ही फायदा हो रहा है, वहां पे कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ऐसा हो। तो यदि वहां पे जैसे एस जयशंकर गए और वहां पे क्या करते हैं कमिटमेंट कर दिया, तो क्या कर दिया यदि संसद भाई संसद के सदस्य है जयशंकर, तो संसद यदि कमिटमेंट कर देती है किसी अंतरराष्ट्रीय किसी देश के साथ समझौता कर लेता है, संधि कर लेता है, तो जैसे आईफोन कंपनी के सीईओ के साथ किया, तो वो क्या करते हैं जैसे भाई राजस्थान में कह दिया कि उन्होंने कह दिया कि राजस्थान में आपको आप अपनी कंपनी खोल लेना, आपको जगह वगैरह मिल जाएगी, तो उस पर यदि संसद ने कह दिया यदि ये बात कह दी तो राज्य की बिना अनुमति के भी संसद जगह ले सकती है राज्य से। मतलब चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सीएम गहलोत कहें कि हम नहीं लगाने देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, संसद ने यदि कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। ठीक है, एक देश की संप्रभुता किस में निहित है, तो संसद में निहित है। तो संसद के बारे में चर्चा कर ली, संसद के बारे में चर्चा कर ली। आज हम करेंगे ये अनुच्छेद 79 हो गया, तो अब 80 के बारे में। अनुच्छेद 80 क्या है, अनुच्छेद 80 में कहा गया राज्यसभा के बारे में और 81 में कहा गया है लोकसभा के बारे में। तो होता क्या थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन हो जाता है किसमें, 79, 80 और 81, ये तो सबको पता है कि संसद राज्यसभा लोकसभा के बारे में। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बना लो, सरला सरेला। ठीक है, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो ये थोड़ी सी ट्रिक होगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम 80 और 81 एक साथ ही चर्चा करते हैं। कैसे, तो ये लो इधर लिख लिया मैंने लोकसभा और इधर लिख लिया मैंने राज्यसभा, क्योंकि जब तक दोनों का अंतर करके नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, और समझ में भी आ जाएगा ना तो एक चीज का याद रखेंगे, दूसरी चीज में क्या होता रहेगा, कंफ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। सबसे पहले तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में, इसकी तो इसकी अनुच्छेद 81 में। ठीक है, पहली तो हो गई ये। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने का होता है, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल यहां पे क्या होते हैं, बच्चे चकमा खा जाते हैं कि लोकसभा का 5 साल का होता है तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता होगा। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है। ये क्या है, स्थायी सदन है। तो यहाँ पे अपने को चकमा नहीं करना है, सीधा पूछ ले लोकसभा। तभी तो कह रहे हैं कि 15वीं लोकसभा 16 लोकसभा, ऐसे कभी सुना है क्या कि 14वीं राज्यसभा 15वीं राज्यसभा? क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, जबकि ये क्या लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। भाई इसके सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, सदस्य का कार्यकाल तो इसका भी 5 वर्ष ही होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। कितने का होता है, 6 वर्ष का। तो आपको मन में आ रहा होगा कि सर 6 वर्ष का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष के बाद में एक बार पूरी खाली होगी राज्यसभा, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता है 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, वापस निर्वाचित होते हैं। जैसे 2 वर्ष के बाद में 1/3 निर्वाचित हुए तो बाकी कितने बच रहे हैं, 2/3 तो है। फिर 2 वर्ष होगा तो अगले 2/3 निर्वाचित होंगे, फिर अगले 2 वर्ष बाद में अगले 1/3 निर्वाचित होंगे। तो इसमें क्या होता है, ये सर्कुलर चलता रहता है। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है। तो ये कर लें, ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है या नहीं है, ये स्थायी सदन हो गया। ठीक है, पहली चर्चा तो ये हो गई। हमने मंत्रिपरिषद की बात की थी, तो मंत्रिपरिषद किस सदन में बैठता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है नहीं बैठता? तो इसको मैं प्रथम सदन बोल दूं। प्रथम सदन का मतलब कि मंत्रियों की प्रायोरिटी किस में होती है, तो इसमें। क्यों, कारण क्या है, सरकार की वजह से। भाई जब लोकसभा में बहुमत साबित होता तभी तो प्रधानमंत्री बनता है,
राज्यसभा में बहुमत से तो प्रधानमंत्री बनता नहीं है। तो मैं आपको देखो एक बात, 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे ना, तब उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तब राज्यसभा में बहुमत कांग्रेस का था, लेकिन लोकसभा में बहुमत था प्रधानमंत्री के पास, मोदी के पास। तो इस लोकसभा में बहुमत साबित करके कितना बहुमत कितना साबित करना पड़ता है, तो 273 सीटें दिखानी पड़ती है। तो लोकसभा में जब बहुमत साबित कर देते हो तब आप क्या बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो या अपनी सरकार बनाते हो। तो इस कहानी से प्रथम सदन, तो इसे मैं द्वितीय सदन बोल दूं, द्वितीय सदन, इसे भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को क्या होता है, राष्ट्रपति जैसे प्रधानमंत्री कह देता है, जैसे प्रधानमंत्री कह देता है कि राष्ट्रपति जी को कह दे कि भाई अब मेरे से गवर्नमेंट नहीं चलने वाली, अब मेरे से गवर्नमेंट नहीं चलने वाली, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है, देख लेना, राष्ट्रपति की शक्ति है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये भंग कर सकता है, ये भंग नहीं कर सकता, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता भाई। इसे ये क्या है, एक स्थायी सदन है, जबकि ये क्या हो गया, अस्थायी सदन। इसे जब यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब मेरे बस की बात है नहीं है, अब मैं शासन नहीं चला सकता, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे भंग कर देगा, या प्रधानमंत्री अपने जगह से इस्तीफा दे देगा तो दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इसे भंग भी किया जा सकता है, जैसे आपातकाल के समय में थे ना, आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, तब तो भंग कर सकते हैं। तो ये निम्न सदन हुआ नहीं भाई, इसे भंग नहीं कर सकते। तो ये उच्च सदन हुआ नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन, इसे भंग कर सकते हैं। तो ये कौन सा सदन हुआ, तो ये हो गया निम्न सदन, निम्न सदन, ठीक है। और क्या होगा भाई, इसका चुनाव लोकसभा का सदस्य होता है, जो एमपी होता है उसका हम प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, हम खुद वोट देते डायरेक्ट उसको। तो इसे मैं कह दूं प्रत्यक्ष सदन, भाई इसमें जो चुनकर जाएंगे उन्हें हम प्रत्यक्ष वोट देंगे या नहीं देंगे, आम जनता वोट देती है नहीं देती, तो भाई इसे कह दिया मैंने प्रत्यक्ष सदन, क्योंकि इसे हम प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। जबकि राज्यसभा में जो एमपी निर्वाचित होते हैं उनको आपने कभी वोट थोड़ा दिया, उनको कौन देता है, एमएलए वगैरह वोट देते हैं, तो वो हो गए अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन। तो अब तक कितनी बातें हो गई, इसमें से एक भी नाम मिस नहीं करना है। ये भी पूछ सकते हैं उच्च सदन, अप्रत्यक्ष सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन। अब होता क्या है, ज्यादातर क्या होते हैं कि यार ये पूछेंगे स्थायी सदन का पता है हमें, और तो वो वहां पे जो एग्जामिनर बैठा वो इतना तो पढ़ा है नहीं कि जो आपको आ रहा है। आजकल कंपटीशन में क्या हो रहा है, पहले होता था शुरू में जब कंपटीशन का सिस्टम था, तो भाई 2000 से पहले क्या था, लोगों को सिलेक्ट करने के लिए एग्जाम लिया जाता था, लोगों को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन अब कंपटीशन क्या होता है, लोगों को बाहर करने के लिए। भाई इतना कंपटीशन हो गया है कि बाहर करने के लिए एग्जाम लिया जाता है। जैसे ग्राम सेवक का पेपर आया था, आपने देखा, अच्छे अच्छे जो आरएस परी का पेपर क्लियर कर रहे थे उनसे ग्राम सेवक का नहीं हो रहा था। कारण क्या था कि उनको बेस किया अपना आप मेरिट 40%, उन्होंने कहा हम 40% रखेंगे भाई, 40% ऊपर वालों को लेने की संभावना है। तो उन्होंने पेपर ही ऐसा सेट कर दिया कि 40% से ऊपर लाना भी महाभारत है। तो इसलिए क्या होता है, ये क्या हो गया, इसमें क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे द्वितीय सदन कौन सा है, उच्च सदन कौन सा है। अब क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि यह सदन उच्च होगा क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मंत्री वगैरह बैठते हैं, तो ये उच्च होगा। जबकि उच्च कौन सा होता है, राज्यसभा। क्यों होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। अप्रत्यक्ष सदन का पूछ लेते हैं कभी। अभी देखो आगे एक दो बात और करते हैं। तो अब तक क्या हो गया, देखो एक बार साथ देखो, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा, 80 में राज्यसभा की। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। वहां पे लोग दे देते हैं 6 वर्ष, लोग आंसर दे देते हैं 6 वर्ष। होता क्या, वो करता क्या है, ऐसे नहीं डालता स्थायी वगैरह, उसमें कहता 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से यदि वो वहां पे स्थायी शब्द दे देता इनमें से कोई नहीं, तो स्थायी दे देता तो वहां पे बच्चा देख लेता। लेकिन क्या करता है, इनमें से कोई नहीं, तो फिर उसको 6 वर्ष का दिखता है। तो राज्यसभा का यदि कार्यकाल पूछ ले तो राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये अनलिमिटेड चलता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष। अस्थायी सदन कौन सा होता है, लोकसभा। क्यों होता है, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। जबकि स्थायी सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। ठीक है। प्रथम सदन, लोकसभा प्रथम सदन क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो भी मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री बनता है, वो किसकी वजह से बनता है, लोकसभा में बहुमत की वजह से।
जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। निम्न सदन कौन से कहते हैं? लोकसभा को। उच्च सदन कौन से कहते हैं? राज्यसभा को। प्रत्येक सदन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इनका चुनाव हम जो लोकसभा में बैठते हैं हमारे सांसद, उनका चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जबकि इनका राज्यसभा वालों का अप्रत्यक्ष रूप से। कि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? कि हमने एमएलए को चुना, एमएलए क्या करता है? राज्यसभा के सदस्यों को वोट देता है, तो उस कारण से अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। थोड़ा सा एक दो इनमें देखो डिफरेंस और देखते हैं। इतना बड़ा है। इनमें उनमें सांसद की मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज होनी चाहिए 25 इयर्स चुनाव लड़ने के लिए, और इसमें 30 साल। तो यदि पूछ ले लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 25 साल। राज्यसभा के 30 साल। भाई ये कम वाला है तो इसे युवा सदन भी कहते हैं। 25 साल को युवा ही तो है, तो इसे युवा सदन भी कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, युवा सदन। सीधा पूछ ले कि युवा सदन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? लोकसभा। इनको तो इसको बुड्ढों का सदन, बुड्ढों का या बड्ढों का, सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार पिछले जो बिहार प्रीलियम से बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार पीसीएस का एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि बुड्ढों का सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाता है राज्यसभा। तो बुड्ढों का सदन कौन सा है, बड्ढों का सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमने देखा था, राष्ट्रपति को पढ़ा था तब, कि इसमें क्या तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों जो विज्ञान, साहित्य, कला या एक्टिंग में जो भी है, जिनमें भी निपुणता हासिल की हुई होती है, उनको क्या करता है? इसमें मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। ठीक है, और इसमें होता क्या है? ज्यादातर क्या है? तो अप्रत्यक्ष हो रहा है भाई, ये अप्रत्यक्ष हो रहा था इनका चुनाव। तो ज्यादातर क्या होता है? शिक्षित लोग ही क्या होता है राज्यसभा में पहुंच पाते हैं। राज्यसभा में शिक्षित लोग पहुंच जाते हैं, इस कारण इसे शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है। शिक्षितों का सदन। तो इसे गुंडों का सदन कहते हैं। गुंडों का सदन। इसे क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं, गुंडों का सदन नहीं कहते। और तो गुंडे से ही है, लेकिन इसे जनता का सदन कहते हैं। जनता का सदन क्यों कहते हैं भाई? इसे क्यों कहते हैं? इसे जनता का क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपने कभी आपके जो राज्यसभा सांसद है उनसे मिले हैं क्या? कभी नहीं मिल पाते। लेकिन क्या होता है, जैसे लोकसभा का सांसद है ना, आपसे उनसे आप कई बार रूबरू हो जाते हैं। वो चुनाव प्रचार के दौरान भी आपके गांव वगैरह या आपकी तहसील में आते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सांसद चुना जाता है वो नहीं आता है। तो इसे क्या कहते हैं? जनता का सदन। इसे क्या कह दिया? शिक्षितों का सदन। तो होता क्या इसमें होता है पैसे वगैरह इसमें खिलाए जाते ज्यादा। नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल है लोगों को चुनाव के लिए, इसमें जैसे भाई अपने सरपंच का चुनाव हो गया, एमएलए का चुनाव हो गया। अब आगे पढ़ेंगे तो इसमें एमपी पढ़ लिए, उसमें एमएलए आ जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री पढ़ा था भाई, भाग 5 में प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, भाग 6 में उसकी जगह मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। भाग 5 में राष्ट्रपति को पढ़ा था, भाग 6 में उसकी जगह राज्यपाल पढ़ेंगे। भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे आगे, भाग 6 में उसकी जगह हाई कोर्ट पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार चलेगा। तो होता क्या? एमएलए सरपंच इनमें ही होता है, चुनाव में पैसा वगैरह खाया जाता है। जबकि होता क्या है, यदि आप चुनाव में यदि मत वगैरह, तो पैसे तो यदि आपको पैसे दे रहे हैं तो पैसे लेने चाहिए, लेकिन उनको वोट जो पैसे दे रहे हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कभी देखा होगा, एक शब्द देखा होगा कि आप ऐसे नहीं होते मत दो, ऐसा होता है मतदान। एक नाम सुना होगा कन्यादान। तो ये मतदान, कन्यादान, ये क्या होता है? ये बिकते नहीं है भाई पैसों से। यदि पैसे, मैं कह रहा हूं कोई पार्टी पैसे दे रही तो पैसे लेने चाहिए बिल्कुल। क्यों ना ले भाई? पैसे लो और फिर उसको वोट मत दो। जैसे इसी प्रकार कन्यादान हो गया। कन्यादान में क्या होता है? ऐसा थोड़ा होता है कि भाई इसको कन्या को कन्यादान क्यों कहा जाता है भाई? तो इस कारण कहा जाता है कि कन्या को बेचो मत। क्या होता है ज्यादातर, जैसे अब तो कम हो रहा है धीरे धीरे, जैसे बिहार में, केरल में क्या होता है, वहां से लड़कियों को 70-80 हजार में, 50 हजार में
भेज देता था, जो कि गलत है। तो इसलिए क्या हो गया, मतदान कन्यादान का ध्यान रखना भाई। तो ये हो गया जनता का सदन, ये हो गया शिक्षितों का सदन, ठीक है। इसके आगे यदि चर्चा करें तो इनकी योग्यताओं के बारे में चर्चा कर लें भाई। जो लोकसभा सदस्य इसकी योग्यता, तो योग्यता दोनों की सेम है, केवल एज डिफरेंस है। एज इसकी 25 होनी चाहिए, इसकी 30 होनी चाहिए। दोनों भारत के नागरिक होना जरूरी है भाई। जो भी एमपी का चुनाव, इसमें कहां पर बात आ जाती है, इसमें आ जाती है एमपी भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का सदस्य भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा और लोकसभा का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। तो भारत का नागरिक होना चाहिए पहली। लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो मिनिमम 25 एज होनी चाहिए, राज्यसभा का लड़ रहा है तो 30 साल होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। 2 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहना होना चाहिए भाई। मिनिमम 2 साल से ज्यादा जेल में, 2 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहना होना चाहिए। 2 साल से यदि ज्यादा जेल में रह गया तो वो भाई थोड़ा कठोर अपराधी होगा, उस कारण उसको वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मिनिमम कितना, 2 साल तक रहता है तब तक ठीक है, क्योंकि जो ज्यादातर नेता होते हैं वो 12 महीना 6 महीना तो जेल काट के आते हैं, तभी वो नेता बनते हैं। जेल में जाते तभी वो नेता बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, 2 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यही तो इतनी योग्यता है, बताओ इसकी क्या अलग से योग्यताएं वगैरह पढ़ेंगी। और एक आपके क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भाई ये जैसे कोई पंजाब का आदमी या राजस्थान का आदमी है तो वो कोई दूसरी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, तो बिल्कुल लड़ सकता है। जैसे हमारे लोकसभा की बात करें तो मोदी जी, और एक है अपना राहुल गांधी। मोदी जी ने एक तो गुजरात में एक जगह से बड़ोदरा से चुनाव लड़ा था और एक लड़ा था वाराणसी यूपी से, दोनों जगह से जीत गए थे, ठीक है। और राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था एक अमेठी उत्तर प्रदेश से, एक वायनाड केरल से। तो राहुल गांधी को पहले शक हो गया था, क्योंकि इससे पिछली बार जब चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने अमेठी से, तब स्मृति ईरानी सामने थी, तब इनको कड़ी टक्कर दी थी। तो इनको अब की बार शक हो गया था कि अब की बार 2019 के चुनाव में कि अब हार सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सेफ खेलने के लिए कहां से चुनाव लड़ा, साथ में वायनाड से चुनाव लड़ा था और अमेठी से ये हार गए थे, वायनाड से जीत गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मोदी जी दोनों जगह से चुनाव जीत गए यदि, तो फिर क्या ये 2 जगह के सांसद होंगे? तो बिल्कुल नहीं, इनको एक जगह से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, जो बाड़मेर का नाम गुजरात में था, बड़ोदरा, वहां से इस्तीफा दे दिया गया और वाराणसी से अपनी सीट, सांसद की सीट इन्होंने रखी। और जहां से इस्तीफा दे देते हैं वहां से 6 महीने के अंतर्गत चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वो क्या करवा देता है, वहां पर चुनाव करवा देता है। तो फिर क्या होता है, बड़ोदरा में जैसे 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाता है, तो बाकी बचे समय के लिए जैसे 4.5 साल बचे, यदि 6 महीने बाद चुनाव हुआ तो 4.5 साल के लिए वहां से बड़ोदरा से दूसरा एमपी चुना जाता है। इसी प्रकार इसमें बात करें तो अपना मनमोहन सिंह जी है। मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे तब की बात कर रहे हैं हम। तो मनमोहन सिंह जी है कहां से, तो ये पंजाब से, कहां से, पंजाब से। लेकिन जब पीएम थे ये तब कहां के सदस्य थे, तो ये असम से सदस्य थे, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। कहां से थे, असम से। तो इसलिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। कोई से भी राज्य में भारत के किसी भी कोने में जाकर आप चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। एक बात ये हो गई। और इसकी मैक्सिमम सीटें कितनी है, इसकी मैक्सिमम सीटें राज्यसभा की 250, जबकि वर्तमान में कितनी है, 245 फुल है। क्यों भाई, 5 खाली क्यों है, तो जैसे अपना पाक अधिकृत कश्मीर है ना, उसकी जो 5 सीटें है ना उसको खाली रखा गया है, क्योंकि उस पर कुछ हिस्से पर क्या है, कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा है, तो वहां की जो 5 सीटें थी उनके लिए वो खाली रखा गया है। 245 में से निर्वाचन कितने पे होता है, तो 233 पे। क्यों, क्योंकि 12 सदस्य वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इधर पे लोकसभा में राष्ट्रपति कितना मनोनीत करते हैं, तो 2 आंग्ल भारतीयों को, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। ये हमने राष्ट्रपति के समय पढ़ ही लिया था। तो ये क्या अपने आप में राष्ट्रपति की शक्तियां ही है।
भाई यहाँ पे 2 को मनोनीत कर रहा है, यहाँ पे 12 को मनोनीत कर रहा है, तो ये एक राष्ट्रपति की शक्ति है। तो आपके समझ में आ गया होगा लोकसभा और राज्यसभा को। तो अब हम क्या करेंगे, कल थोड़ा सा अलग से एक एक को पढ़ेंगे। आज दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस करके पढ़ लिया, इसलिए आपको कल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।